हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम मूत्रण यानी कि मिक्चुरेशन और यूरिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, मूत्र यानी कि यूरिन के बारे में पढ़ेंगे और उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका यानी कि रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मनुष्य में जो मूत्रण है यानी कि यूरिनेशन है, उसका मतलब क्या होता है कि जो किडनी होती है वो मेन और प्राइमरी उत्सर्जन अंग होते हैं, मेन ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि नेफ्रॉन मूत्र का निर्माण करते हैं और मूत्र का निर्माण होने के पश्चात वो यूरिनरी ब्लैडर में आकर इकट्ठा हो जाता है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में जो मूत्र इकट्ठा हुआ है, यूरिन जो इकट्ठा हुआ है, उसका बॉडी से बाहर निकालना, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर में एकत्रित जो यूरिन होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया यूरिनेशन यानी कि मिक्चुरेशन यानी कि मूत्रण कहलाती है। और वो रिफ्लेक्स जिसके द्वारा ये यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है, हम उसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। यूजुअली जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में तब तक एकत्र रहता है जब तक हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सिग्नल्स प्राप्त नहीं होते और वो तब तक स्टोर रहता है और उसके बाद वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, उसकी जो वाल होती है, उसकी जो दीवार होती है, उसमें विशेष स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं और इन मसल्स का नाम होता है डिट्रूजर मसल। ये डिट्रूजर मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं वो पूरी वाल में फैले होते हैं। जो ब्लैडर होता है उसकी पूरी वाल में फैले होते हैं। इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर की जो वाल है उसमें जो फाइबर्स जब चारों तरफ फैले हुए, इसलिए वो एक साथ सारे जो फाइबर्स होते हैं एक साथ ही कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, एक ही साथ में उनमें संकुचन होता है। अब जो रिसेप्टर्स होते हैं जो वाल ऑफ ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं, ब्लैडर की वाल में ग्राही प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक रिफ्लेक्स उत्पन्न करते हैं, अर्थात वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? सेंसरी नर्व्स की सहायता से भेजते हैं। जो सेंसरी नर्व्स के एंडिंग होती हैं वो ब्लैडर में प्रेजेंट होती है और वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक उसका रेस्पॉन्स आता है और यूरिन को बाहर निकालने की इच्छा यानी कि अर्ज प्रकट होती है। और जो यूरिन का बाहर निकालना होता है उसमें कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर वाल, जो ब्लैडर वाल की जो स्मूथ मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर यानी कि जो संकोचक होते हैं, बाह्य और आंतरिक संकोचक होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्फिंक्टर होते हैं, उनमें उसी समय रिलैक्सेशन होता है और उसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ वाल ऑफ ब्लैडर में जो मसल्स होती हैं उसके अंदर। तो जो यूरिन को बाहर निकालने का जो कार्य होता है उसके लिए एक ही समय पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुंचन होता है, स्मूथ मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं ब्लैडर की वाल में, और उसी समय रिलैक्सेशन होता है बाह्य और आंतरिक यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स में और यूरिन बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जो मूत्र होता है यानी कि यूरिन होता है, तो एक एडल्ट जो होता है, वयस्क, एक दिन में लगभग 1 से 1.5 1 से 1.5 या 1 से 2 लीटर यूरिन बॉडी से बाहर निकालता है और इसमें 95% जल होता है, वाटर होता है और 2% इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स में
बेसिकली होते क्या है, आयन होते हैं क्लोराइड्स के, सल्फेट के और फास्फेट के और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम एटसेट्रा। 2.6% इसमें यूरिया होता है और इसी के साथ साथ 0.3% यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल होता है। इसमें ट्रेसेस होते हैं क्रिएटिन और अमोनिया के। ट्रेसेस का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म मात्रा प्रेजेंट होती है। जो ये मूत्र होता है ये एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी लेकिन पेल येलो कलर का होता है, पीले कलर का सा होता है, हल्के पीले कलर का होता है और उसमें यूरोक्रोम पिगमेंट होता है और यूरोक्रोम जो वर्णक है, पिगमेंट है, उसके कारण इसका कलर पेल येलो, हल्का पीला होता है। नॉर्मली यूरिन जो होता है वो अम्लीय होता है यानी कि एसिडिक होता है और इसका सामान्य पीएच 6 होता है, 6 पीएच होता है, लेकिन जो इसकी पीएच की रेंज होती है वो 4.5 से लगभग 8 के आसपास होती है, यानी कि 4.5 से लेके 8 के बीच में ये 8.28 के आसपास ये रहता है इसका। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.015 से 1.02 होती है, अर्थात ये जल से थोड़ा सा गाढ़ा होता है। खड़े होने पर ये क्लाउडी हो जाता है, बादल जैसा हो जाता है और इसमें अमोनिया की गंध आती है क्योंकि इसमें अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होने लगता है और इसकी जो स्मेल होती है, इसमें जो गंध होती है वो यूरिनॉइड के कारण होती है, यूरिनॉइड के कारण होती है। अब जो एक दिन में सामान्यतः एक व्यक्ति 25 से 30 ग्राम यूरिया, 25 से 30 ग्राम यूरिया बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब उत्सर्जन में किडनी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, सबसे प्रमुख रोल किडनी ही करती हैं, लेकिन किडनी के अलावा अनेक ऐसे अंग भी होते हैं जो किडनी के अलावा उत्सर्जन में भाग लेते हैं, उत्सर्जन में सहायता करते हैं। और उत्सर्जन में जो सहायता करने वाले अंग हैं उसमें सबसे पहले त्वचा, स्किन, फुसफुस यानी कि लंग, यकृत, लीवर, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन और लार ग्रंथियाँ यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले जो स्किन है, स्किन में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ, 2 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, श्वेत ग्रंथियाँ यानी कि स्वेट ग्लैंड और तेल ग्रंथियाँ यानी कि सेबेशियस ग्लैंड। इनका जो स्राव होता है उसे हम स्वेट बोलते हैं और इसका जो स्राव होता है इसे हम सीबम कहते हैं। जो स्वेट होता है वो भी बाहर निकलता है, सीबम भी बाहर निकलता है और वो भी उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। जो स्वेट ग्लैंड होती है उसमें जो स्वेट सिक्रीट होता है उसमें 99.5% जल होता है, लेकिन इसके साथ साथ NaCl भी होता है। इसमें NaCl के साथ साथ इसमें लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक एसिड के साथ साथ इसमें यूरिया भी उपस्थित होता है, अमीनो एसिड्स उपस्थित होते हैं, अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं और इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ ग्लूकोज भी उपस्थित होता है थोड़ा सा। ग्लूकोज के साथ साथ इसमें जो होता है थोड़े बहुत अमाउंट में अन्य सब्सटेंस भी उपस्थित होते हैं जो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं इस स्वेट के साथ। लेकिन जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनका जो स्राव होता है वो सीबम होता है और इसमें सीबम में जो वैक्सेस होते हैं वो उपस्थित होते हैं, स्टीरॉल्स, इसके अलावा कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन्स उपस्थित होते हैं और फैटी एसिड, फैटी अम्ल उपस्थित होते हैं और कुछ अन्य पदार्थ भी सीबम की सहायता से बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद जो लंग्स होते हैं, लंग्स 18 लीटर
CO2। 18 लीटर CO2 प्रतिदिन बॉडी से बाहर निकाल देती है और इसके अलावा 400 ml वाटर वेपर्स भी बॉडी से बाहर निकालते थे प्रतिदिन लंग्स से विभिन्न प्रकार के जो वॉलेटाइल पदार्थ होते हैं, जो वेपर्स के संपर्क में, वातावरण के संपर्क में आकर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो लंग्स बेसिकली CO2, वाटर और कुछ अन्य वॉलेटाइल सब्सटेंसेस बाहर निकालता है। लीवर जो होता है वो NH3 यानी कि अमोनिया और CO2 की हेल्प से यूरिया का निर्माण करता है और इस साइकिल का नाम होता है ऑर्निथिन साइकिल। इस ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा जो अमोनिया होती है, जो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, उसको कम टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये यूरिया बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लीवर इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, बाइल वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, बाइल लवण, बाइल सॉल्ट्स के जो अक्रिय पदार्थ होते हैं वो के अक्रिय पदार्थ, इसके अलावा कुछ विटामिन्स तथा कुछ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद कुछ ड्रग्स को भी ये लीवर जो होता है बॉडी से बाहर निकालने में सहायता करता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन जो होती है, कोलन की जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के सॉल्ट्स की अधिक मात्रा को मल के साथ बॉडी से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इसकी जो एपिथेलियम सेल्स होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और Fe, आयरन की जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स की जो एक्स्ट्रा मात्रा होती है, अधिक मात्रा होती है, वो मल में डाल देती है और मल के साथ ये बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स का जो स्राव होता है वो लार यानी कि सलाइवा कहलाता है और लार में हैवी मेटल्स और कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं और वो भी इस लार की सहायता से हैवी मेटल्स और ड्रग्स का उत्सर्जन हो जाता है, अर्थात वो उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से किडनी के अलावा ये अंग भी उत्सर्जन में सहायता करते हैं और बॉडी की होम्योस्टैसिस को, शरीर की जो आंतरिक वातावरण है उसको निश्चित बनाए रखने में सहायता करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।